नए क्लिक डॉट में स्वागत है। मैं क्लिक हूं। आज मैं व्हाट इफ नेबुला नोवा कॉर्प में शामिल होने के पहले एपिसोड को विश्लेषण करने जा रहा हूं। यह एपिसोड मैथ्यू चैंटी द्वारा लिखा गया है और स्टीवन फ्रैंक द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जिन्होंने एक कॉमिक बुक बनाई है जो उतनी ही भयानक है। तो मुझे इस एपिसोड को आप सबके साथ देखने का बहुत उत्साह है। मार्वल स्टूडियो का लोगो पिछले सीजन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार ये पूरे मार्वल इंट्रो के साथ शुरू होता है, जिसमें कॉमिक पेजेस होते हैं और फिर ब्रेस्ट्रॉक मार्वल लोगो में जाता है। आखिरी बार हमें ये लोगो मिला था जब मैं ग्रूट था, और यह भी तकनीकी रूप से वॉचर को देखने का आखिरी बार था, जो सीजन 2 के फाइनल में था। इस लोगो का इंट्रो भयावह है। इसमें कोई आवाज नहीं है, लेकिन एक अजीब सी गूंज के साथ शुरू होता है, जो एक उजाड़ शहर की गहरी और अंधेरी आवाजों की तरह है। फिर हमें एक बारिशी और गहरे नीले रंग के शहर के आकाश को दिखाया जाता है। यह हमें बाद में पता चलता है कि यह ज़ंदार है। एमसीयू में ज़ंदार के बारे में हमने आखिरी बार सुना था कि थैनोस ने इसे तबाह कर दिया था जब वह पावर स्टोन हासिल कर रहा था, लेकिन हमने इसे कभी देखा नहीं था। लेकिन हमने थॉर को इसके बारे में इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस को बताते हुए सुना था। ज़ंदार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का एक बड़ा हिस्सा भी है, और हम इसके बारे में बाद में वापस आएंगे जब हम शो में और आगे बढ़ेंगे। यह एपिसोड पूरी तरह से ब्लेड रनर के अनुसार बनाया गया है, विशेष रूप से 1982 वाली फिल्म, जिसमें हमारा पसंदीदा व्यक्ति हैरिसन फोर्ड ने अभिनय किया है। उफ, यम्मी यम्मी। व्हाट इफ के लेखकों ने डिज्नी स्टूडियो लॉट पर हुए व्हाट इफ इवेंट में बताया था कि इन एपिसोड्स को उनकी पसंदीदा 80s की फिल्मों के अनुसार बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर एपिसोड को मैड मैक्स के अनुसार बनाने का विचार कोई हैरानी की बात नहीं है। हमारे पास 80s के आइकॉन हैं, और व्हाट इफ पीटर क्विल ने अर्थ के सबसे शक्तिशाली नायकों पर हमला किया। 80s के कर्ट रसेल, हैंक पिम, जिन्हें 80s के आइकॉन माइकल डगलस ने आवाज दी है। ये सूची लंबी है। ये एक नोस्टैल्जिक सीजन होने वाला है। ये दृश्य ब्लेड रनर के अनुसार बनाया गया है, जब फिल्म के अंत में बारिश होती है, गहरे नीले रंग का टोन, जब क्रिस मर जाता है और रॉय डेकर्ड का पीछा करता है। इसमें बहुत सारे ब्लेड रनर के संदर्भ हैं। एपिसोड के दौरान जैसे जैसे मुझे दिखेगा, मैं उन्हें बताता रहूंगा। हम ज़ंदार के आकाश को देखते हैं, जो बिल्कुल ब्लेड रनर की तरह है। उस फिल्म में जो पहला दृश्य हमें दिखाया जाता है, वह लॉस एंजल्स का आकाश है, जो अंधेरा है, लेकिन शहर में आग और दूर की रोशनियों से चमकता है। ये डिज्नीलैंड के पीटर पैन राइड की तरह है, जिसमें हर जगह छोटी छोटी रोशनियां होती हैं। ये बिल्कुल वही शॉट नहीं है, लेकिन बहुत मिलता जुलता है, और हम उसी टोन के लिए जा रहे हैं, बस ज़ंदार पर। वही नियॉन लाइट्स गंदे और मैले गलियों जैसी सड़कों को रोशन करती हैं। फिर से यह ब्लेड रनर है, और नेबुला हमारा डेकर्ड है, लेकिन वह योंडू के मरे हुए शरीर के ऊपर खड़ी है, जैसे गाफ ने रॉय को मारने के बाद। नेबुला की आवाज अभी भी कैरन गिलन ने दी है, और वह इसे यूजुअल सस्पेक्ट्स की तरह बयान करती है और कहती है कि यहां ऐसा जगह है जहां सबकी किस्मत आखिरकार खत्म हो जाती है, यहां तक कि योंडू की भी। वह साफ तौर पर पीठ में गोली लगी हुई है, और शरीर अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। आप घाव से निकलते हुए धुआं देख सकते हैं। उसकी पीठ में पीआर के पेट से बड़ा छेद है। मुझे यह अच्छा लगा कि उन्होंने इस एपिसोड में योंडू के सिर के आगे के हिस्से में जो निशान हैं, उन्हें भी बनाया है। जो मजेदार बात है कि जब योंडू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के दौरान ज़ंदार पर था, तो उसके पास वह फिन नहीं था। उसे लंबा प्रोटोटाइप फिन तब मिला जब वह बंधक था, और ग्रूट और केगिन ने उसके लिए उसे चुराना पड़ा। नेबुला अपने नोवा कॉर यूनिफॉर्म में एक काली बिल्ली की तरह सायों से निकलती है। ओह, लेखकों को कैरन गिलन के साथ काम करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उसके आसपास एक एपिसोड बनाना चाहा। और मुझे यह पसंद है क्योंकि कैरन ही नेबुला है और नेबुला ही कैरन है। उन्होंने नेबुला के वो सस्सी और अप्रभावित नाच को भी एनिमेट किया है, जो उसे तब होता है जब वह पूछती है कि योंडू का कौन हत्यारा है। उसके पीछे एक तेज रोशनी चमकती है, और वह बाकी नोवे हैं जो अपने रस्सों पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। एक नोवाकोर अधिकारी कहता है, यह नेबुला है, तो वह एक साधारण नोवाकोर अधिकारी है।
जैसे पहली गार्डियंस मूवी में जॉन सी राइली का किरदार था। शुरुआत में यह सॉल है, जो एक डिनारियन नोवे सैनिक है। वह जंदार के युद्ध में रोडिन से लड़ते हुए मर गया था, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 का हिस्सा था। इसके विपरीत यह इसलिए है कि हमें पता चला कि ब्लैक ड्वार्फ को ऑब्सिडियन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाल की कॉमिक्स में उनका समूह को ऑब्सिडियन के रूप में जाना जाता था। हमें पता है कि एमसीयू में इस समूह में एबनी मो, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, को ऑब्सिडियन और कॉर्वस ग्लेव शामिल हैं, और तकनीकी रूप से किसी एक समय में गामोरा और नेबुला भी, जब वे अपने पिता के साथ लड़ते थे। मजेदार बात यह है कि उन्हें ब्लैक ऑनर्डर कहा जाता है, क्योंकि उनके नाम में रात और अंधेरे से कुछ न कुछ संबंध है, और वे ब्रह्मांड में अटूट शक्ति लाते हैं। यह हिस्सा मैंने बनाया है, लेकिन यह भी कुछ हद तक सच है। इससे हमें यह